नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद दिलचस्प विषय में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दो महान साम्राज्यों मौर्य और कुषाण की अर्थव्यवस्थाओं की। उनकी तुलनात्मक संरचना को समझेंगे। और ये टॉपिक आता है आइग्नू के इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 6 से। प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक संरचना, मौर्य और कुषाण। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट का नाम है यूनिट 6 कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोनॉमीज इन सम अर्ली स्टेट्स मौर्य एंड कुषाणा। तो सोचिए, आज से लगभग 2300 साल पहले भारत में एक ऐसा साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, जिसका आर्थिक ढांचा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुव्यवस्थित था कि शायद आज के राज्यों को भी टक्कर दे सके। सही कहा। और फिर उनके बाद आए कुषाण, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ व्यापार और खासकर सोने के सिक्कों से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नई दिशा दी। सिल्क रूट पर उनका कंट्रोल, रोमन एम्पायर से ट्रेड, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज हम इसी यूनिट 6 का गहन विश्लेषण करेंगे और ये समझना यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी की नींव ही नहीं समझाता, बल्कि स्टेट फॉर्मेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेड नेटवर्क्स, मोनेटाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर भी रोशनी डालता है। और ये सब जीएस पेपर 1 प्राचीन इतिहास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इकोनॉमी और गवर्नेंस से जुड़े टॉपिक्स के लिए भी इसकी रेलेवेंस है। तो इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को मौर्य और कुषाण साम्राज्यों की आर्थिक प्रणालियों, उनकी समानताओं, उनके अंतरों और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनके इम्पैक्ट की एक डिटेल्ड समझ मिल पाएगी। हाँ, और हम सोर्सेज का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख, फिर कुषाणों के लिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सिक्के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इन सब पर बात होगी। चलिए तो शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से। सेक्शन 6.2 मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य मतलब टाइमलाइन है लगभग 324 से 187 ईसा पूर्व। हाँ, और इसका विस्तार जैसा हमने शुरू में कहा बहुत बड़ा था। हाँ। अफगानिस्तान से कर्नाटक और बंगाल से गुजरात तक। हाँ, और इतनी बड़ी टेरिटरी में जाहिर है अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कल्चर्स थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे 3 हिस्सों में देखा जाता है। मगध, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट था, फिर कोर क्षेत्र जैसे गांधार, कलिंग, सौराष्ट्र, और फिर परिधीय या पेरिफेरल क्षेत्र। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा और रिसोर्सेज जुटाने की जरूरत तो रही ही होगी। यहीं पर इकोनॉमी का रोल आता है। बिल्कुल। और मौर्य इकोनॉमी को समझने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहले तो मेगास्थनीज की इंडिका, जो सेलुकस निकेटर के राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख। हाँ, अशोक के शिलालेख तो पूरे साम्राज्य में फैले मिलते हैं, जैसे टोपरा, मेरठ, गिरनार, जौगदा, मास्की, सोपारा। ये लोकेशंस मैप पर देखना भी जरूरी है। लेकिन इन सोर्सेस के साथ एक बात ध्यान रखनी होगी, जैसे इंडिका अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। बाद के ग्रीक रोमन लेखकों के कामों में इसके अंश मिलते हैं, और मेगास्थनीज की समझ भारतीय समाज की शायद पूरी ना रही हो। सही कहा। और अर्थशास्त्र, उसे लेकर भी तो डिबेट है कि वो किसी एक समय का है या अलग-अलग समयों की परतें हैं उसमें। हाँ, ये बहस है, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका कोर मौर्य काल का है, और ये राज्य कैसे चलाया जाए, खासकर आर्थिक और प्रशासनिक नजरिए से, इस पर एक गाइडबुक जैसा है। इसमें राज्य के आर्थिक हितों पर बहुत जोर है। तो इन सोर्सेज से पता चलता है कि मौर्य राज्य अर्थव्यवस्था में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी जुड़े हुए थे। बिल्कुल। अब आते हैं इसके पहले पहलू पर, सेक्शन 6.2.1 कृषि अर्थव्यवस्था, यानी एग्रीरिंग इकोनॉमी। और ये तो स्वाभाविक है कि कृषि ही मुख्य आधार रही होगी अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू का। हाँ, जमीन और उससे मिलने वाले रेवेन्यू पर राज्य का मजबूत नियंत्रण था। ग्रीक और रोमन लेखक भी यहाँ की खेती की प्रचुरता का जिक्र करते हैं। अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष का उल्लेख है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर जैसा था, और सीता भूमि का भी जिक्र है। क्या ये शाही खेत थे? हाँ, सीता भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण वाली जमीन मानी जाती थी, जिस पर दासों, कर्मकारों या कैदियों से खेती करवाई जाती थी। सीताध्यक्ष इसी की देखरेख करता था। लेकिन क्या सारी जमीन राज्य की थी? प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में ही व्यक्तिगत संपत्ति मतलब प्राइवेट लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मिलता है।
क्षेत्रक या स्वामी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पर हाँ, उस समय की गहन कृषि के पुरातात्विक साक्ष्य खासकर गंगा घाटी में थोड़े कम मिलते हैं। फिर राज्य कृषि को कैसे बढ़ावा देता था? राज्य नई बस्तियां बसाने और जंगली जमीन को खेती लायक बनाने के लिए प्रोत्साहन देता था। अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। शिकारियों और चरवाहों को भी इस काम में लगाया जाता था। नई बस्तियां बसाने से राज्य का आर्थिक और राजकोषीय आधार मजबूत होता था। मतलब एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एक स्टेट पॉलिसी थी और अनाज वगैरह रखने के लिए भंडार गृहों का भी उल्लेख है शायद। हाँ, महास्थान और सोहगौरा शिलालेखों में अनाज के स्टोर हाउस या ग्रैनरीज का जिक्र मिलता है, जो शायद अकाल जैसी स्थिति के लिए होता होगा। मेगास्थनीज ने किसानों को सबसे बड़ा वर्ग बताया था, टिलर्स ऑफ द सॉइल। इसमें निजी भूस्वामी और भूमिहीन मजदूर दोनों शामिल रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक दिलचस्प बात दास प्रथा को लेकर है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है, जबकि अर्थशास्त्र में दास कर्मकार का जिक्र साफ तौर पर है। सही। ऐसा हो सकता है कि मेगास्थनीज ने जिस तरह की क्रूर दास प्रथा यूनान या रोम में देखी थी, वैसे यहाँ नहीं देखी हो। यहाँ दास ज्यादातर घरेलू कामों में लगे होते थे और शायद उनके साथ बर्ताव उतना कठोर न हो, लेकिन दास प्रथा थी, ये तो तय है। ये विरोधाभास जरूर सोचने वाला है। शायद मेगास्थनीज की अपनी समझ की सीमा थी। संभव है। अब आते हैं सिंचाई पर, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। मौर्य राज्य ने इसमें बड़ी पहल की। हाँ, सुदर्शन झील वाला उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने गिरनार गुजरात में से बनवाया था। फिर अशोक के गवर्नर तुशास्प से नहरें निकलवाईं। बिल्कुल, और इसकी जानकारी हमें मिलती है शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ प्रशस्ति से, जो लगभग 150 सीई का है। ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें लिखा है कि कैसे एक भयंकर तूफान से ये बांध टूट गया था। रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। दिलचस्प बात यह है कि उसके मंत्रियों ने खजाने से पैसा खर्च करने का विरोध किया था। हाँ, लाइंस 9 और 10 में इसका जिक्र है। पर रुद्रदामन ने अपनी प्रजा के हित में अपने खर्चे से बिना जनता पर कोई अतिरिक्त कर लगाए या बेगार लिए इसकी मरम्मत करवाई। ये दिखाता है कि शासक सिंचाई को कितना महत्व देते थे। अशोक ने भी नहरों का मरम्मत करवाया। मेगास्थनीज ने भी जिक्र किया है कि कुछ स्पेशल अधिकारी होते थे जो नहरों से पानी के वितरण का निरीक्षण करते थे। हाँ, मेगास्थनीज उन्हें एग्रोनोमोई कहता है। शायद ये अशोक के शिलालेखों में वर्णित राजुक अधिकारी हों। और अगर कोई निजी तौर पर सिंचाई का इंतजाम करता था तो उस पर टैक्स भी लगता था। हाँ, उदक भाग नाम का वाटर टैक्स लगाया जाता था। ये फिर से राज्य के नियंत्रण और रेवेन्यू कलेक्शन पर जोर दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई कृषि की बात। अब आते हैं सेक्शन 6.2.2 अन्य संसाधनों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज पर। खेती के अलावा और क्या था? अर्थशास्त्र साफ कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर भी रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था माइनिंग और मेटलर्जी। हाँ, धातुओं और खनिजों के व्यापार और उनके एक्सप्लॉयटेशन पर राज्य का एकाधिकार, मतलब मोनोपोली थी। बिल्कुल। मगध तो लोहे के भंडारों के लिए मशहूर था ही, और शायद गांधार भी महत्वपूर्ण रहा हो। सोने और हीरे के उपलब्धता का भी जिक्र है। और दक्षिण भारत, अशोक के शिलालेख आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई जिलों में मिलते हैं। कुर्नूल, गुंटूर, रायचूर, बेल्लारी, चित्तलदुर्ग। क्या ये मिनरल रिसोर्सेज से जुड़ा था? बहुत संभव है। खासकर स्वर्णगिरी नाम का उल्लेख, जो शायद मस्की के पास था और दक्षिणी प्रांत का मुख्यालय था। स्वर्णगिरी का मतलब ही है सोने का पहाड़। स्वर्णगिरी, सोने का पहाड़, नाम ही इशारा कर रहा है। हाँ, इतिहासकार रुमिला थापर का तर्क है कि मौर्यों की रुचि मध्य भारत और दक्कन को कंट्रोल करने में इसीलिए थी ताकि वो वहां के मिनरल रिसोर्सेज, खासकर सोना और शायद हीरे तक पहुंच सकें। रामोन एलाचन जैसे विद्वानों ने पुराने सोने और हीरे के क्षेत्रों की पहचान भी की है। तो ये खानों का सुपरविजन कौन करता था? भी प्रोत्साहन देता था। हथियार बनाने के लिए धातुओं की जरूरत तो थी ही। अर्थशास्त्र में तो शायद माइनिंग की टेक्निक्स का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। अयस्को और खानों की पहचान कैसे करें, उन्हें गलाने, स्मेल्टिंग और शुद्ध रिफाइनिंग करने की तकनीकें क्या हैं, इसका काफी डिटेल्ड वर्णन अर्थशास्त्र के उन अध्यायों में मिलता है जो खानों और कारखानों, माइंस एंड फैक्ट्री से जुड़े हैं। अलग अलग तरह के अयस्क, उनके संकेत, गलाने की प्रक्रिया सब बताया गया है। कमाल है। मतलब काफी एडवांस्ड नॉलेज थी उस समय। निश्चित रूप से। अब आते हैं सेक्शन 6.2.3 शिल्प उत्पादन, गिल्ड और शहरीकरण, क्राफ्ट प्रोडक्शन, गिल्ड्स और अर्बनाइजेशन। ट्रेड और कॉमर्स का क्या स्टेटस था?
इस पर भी राज्य का कंट्रोल था। जहाजों और नामों पर राज्य का स्वामित्व होता था, मतलब स्टेट कंट्रोल्ड, और इनसे टैक्स के जरिए खजाने में बढ़ोतरी होती थी। इस समय खास तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, NBPW, हाँ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ये मौर्य काल से पहले ही लगभग 700-500 ईसा पूर्व में दिखने लगते हैं और मौर्य काल में इनका खूब प्रसार होता है। और इनका क्या महत्व है? इस कल्चर का संबंध लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन से जोड़ा जाता है। गंगा के मैदानों में NBPW साइट्स काफी मिलती हैं। ये एक तरह से सेकेंड अर्बनाइजेशन का मार्कर है। और सिक्के? मौर्यों के समय सिक्के चलते थे? हाँ, पंच मार्क्ड सिक्के ये भी मौर्यों से पहले से चलन में थे, लेकिन मौर्यों ने इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और संभवतः ये राज्य द्वारा ही जारी किए जाते थे। पंच मार्क क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इन पर अलग-अलग सिंबल या प्रतीक ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, पंच किए जाते थे। ये ज्यादातर चांदी के होते थे। सूर्य, षटकोण जैसे 6 भुजाओं वाला चक्र, पेड़, पहाड़, जानवर जैसे कई प्रतीक मिलते हैं। और इनका कोई स्टैंडर्ड वजन होता था? हाँ, कारशापण कहलाता था। इन सिक्कों का पूरे साम्राज्य में व्यापक प्रचलन था और ये ट्रेड में बहुत सहायक हुए। इससे मोनेटाइजेशन बढ़ा। क्या इन सिक्कों की क्वालिटी पर भी राज्य का नियंत्रण था? बिल्कुल। रूपदर्शक नाम का एक अधिकारी होता था जिसका काम ही था सिक्कों की जांच करना और उनके सर्कुलेशन को कंट्रोल करना। ये फिर दिखाता है कि राज्य आर्थिक गतिविधियों पर कितनी बारीकी से नजर रख रहा था। और ट्रेड रूट्स, साम्राज्य इतना बड़ा था तो व्यापार मार्ग भी अहम रहे होंगे। बहुत ज्यादा। ट्रेड का विस्तार हुआ और दूर के इलाकों से संपर्क बढ़ा। बढ़िया क्वालिटी के कपड़े, हाथी दांत, मोती, शंख जैसी चीजों का आदान प्रदान होता था। मथुरा एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर उभरा। और इस ट्रेड को भी राज्य सुपरवाइज करता था। हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ट्रेड और उस पर लगने वाले शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी के कलेक्शन का विस्तृत सुपरविजन बताया गया है। पण्याध्यक्ष, डायरेक्टर ऑफ ट्रेड, मुख्य अधिकारी था। इसके अलावा संस्थाध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट्स और शुल्काध्यक्ष, कलेक्टर ऑफ कस्टम्स टोल्स जैसे अधिकारी भी थे। ये देखते थे कि अलग अलग रास्तों से बाजार में क्या माल आ रहा है, उस पर टैक्स लगाते थे। इसमें फॉरेन ट्रेड भी शामिल था। समुद्री व्यापार का क्या मेगास्थनीज ने इसका जिक्र किया है? हाँ, मेगास्थनीज एक नौसेनाध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिपिंग का उल्लेख करता है। अर्थशास्त्र में भी नौध्यक्ष, डायरेक्टर ऑफ शिपिंग का पद है। राज्य समुद्री डकैती रोकने और तटीय इलाकों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता था। क्या मौर्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबूत मिलते हैं? हाँ, कुछ हद तक। फारस की खाड़ी में फैलाका नाम की जगह पर अशोककालीन मिट्टी के बर्तन, मोहरें मिली हैं। ये मेसोपोटामिया और हेलेनिस्टिक दुनिया के साथ कुछ संपर्कों का प्रमाण हो सकता है। सेल्यूकस I को उपहार भेजने का भी जिक्र है, जिसमें मसाले वगैरह शामिल थे। व्यापार से एक वाणिज्यिक समुदाय, कमर्शियल कम्युनिटी का भी विकास हुआ। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर जिससे ये सब चलता था, रेवेन्यू। सेक्शन 6.24 राजस्व संसाधनों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेस। जाहिर है राज्य की जरूरतें पूरी करने और इतनी विशाल सेना रखने के लिए टैक्सेशन बहुत जरूरी था। मुख्य टैक्स कौन कौन से थे? कई तरह के रेगुलर टैक्स थे। सबसे महत्वपूर्ण था भाग, जो कृषि उपज का हिस्सा होता था, आमतौर पर 16 यानी छठा हिस्सा। 16 हिस्सा, भाग। हाँ, इसके अलावा बली नाम का एक और टैक्स था जो शायद एक अतिरिक्त कर रहा होगा, और सिंचाई कर, उदक भाग, जिसका जिक्र हमने पहले किया। अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। रुम्मिनदेई यानी लुम्बिनी, जो बुद्ध का जन्म स्थान है। अशोक वहां गया और उसने उस गांव का बलि माफ कर दिया और भाग को घटाकर 8 कर दिया। अच्छा, बलि माफ और भाग 16 से घटाकर 8 कर दिया। ये शिलालेख तो टैक्स सिस्टम का सीधा प्रमाण है। बिल्कुल। शिलालेख में लिखा है, हित बुद्धे जाते शक्य मुनीति सिला विगडभी च कालापीठ सिलाथब्बे च उस पापीते हित भगवन जातेति लुम्मिनी गामे उबली के कटे 8 भागिये च। मतलब यहाँ भगवान बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, इसलिए पत्थर की दीवार बनवाई और स्तंभ खड़ा किया। क्योंकि यहाँ भगवान जन्मे थे, इसलिए लुम्बिनी गांव को बलि से मुक्त किया और भाग भी 8वां हिस्सा कर दिया। कमाल है। और कोई टैक्स? हाँ,
पिंड कर का जिक्र है, जो शायद गांवों के समूह पर लगता था। शहरी इलाकों में गिल्डों पर टैक्स, शहरी शुल्क, नाव या फेरी पर लगने वाला शुल्क, ये सब आय के स्रोत थे। शिल्प और वाणिज्य पर भी नियंत्रण और टैक्स था। एक प्रणय कर का भी सुना है। हाँ, प्रणय एक तरह का इमरजेंसी टैक्स था। जब राज्य को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती थी तब ये लगाया जाता था, और ये काफी भारी होता था, उपज का 13 या 14 हिस्सा तक। बाप रे, 1/3 या 1/4, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसे खजाने को भरने के लिए लगाया जाता था। इसी तरह लकड़ी काटने वालों, बढ़ई, खनिकों वगैरह से जुड़े टैक्स भी थे। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ था? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने, सेना के रखरखाव और शायद कुछ पब्लिक वर्क्स में? बिल्कुल। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में, जो मौर्यों के बाद लिखा गया है, एक तरह से व्यंग्य करते हुए लिखा है कि मौर्य शासकों को धन इकट्ठा करने का लालच था, शायद मूर्तियों के जरिए भी। ज्यादातर संसाधन सेना और नौकरशाही के रखरखाव पर ही खर्च होते थे। क्या ये टैक्स कलेक्शन और राज्य का प्रभाव पूरे साम्राज्य में एक जैसा था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मगध जैसे महानगरीय या कोर राज्य में नियंत्रण और कलेक्शन ज्यादा मजबूत रहा होगा, जबकि दूर दराज के परिधेय इलाकों ने शायद उतना नहीं। कहीं कहीं यह व्यवस्था शोषणकारी भी रही होगी। अशोक के शिलालेखों की लोकेशन भी तो शायद ट्रेड रूट्स पर है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत से शिलालेख प्रमुख व्यापार मार्गों जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ पर पाए गए हैं। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के महत्व को दिखाता है। मेगास्थनीज ने सड़कों के निर्माण और रखरखाव का भी जिक्र किया है, शायद कोई एग्रोनोमोई अधिकारी। हाँ, वो जिक्र करते हैं कि ये अधिकारी सड़कें बनवाते थे, दूरी बताने वाले पत्थर लगवाते थे, राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा था। अशोक ने अपने धम्म के प्रसार, अधिकारियों की नियुक्ति, मठों की स्थापना के लिए भी संसाधनों का इस्तेमाल किया। एक तरह से आर्थिक कार्यक्रमों का पुनर्गठन भी हुआ। और इन सब आर्थिक गतिविधियों का नतीजा शहरी विकास के रूप में भी दिखा होगा। निश्चित रूप से। खेती और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो सरप्लस पैदा हुआ, उसने शहरी केंद्रों के विकास को गति दी। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का शानदार वर्णन करता है। लकड़ी की बनी शहर की दीवारें, टावर, गेट, खुदाई में भी लकड़ी के पैलेसेड्स, कुएं, रिंगवेल मिले हैं। पाटलिपुत्र के अलावा और कौन से शहर महत्वपूर्ण थे? राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, महिष्मती, उज्जैन, तक्षशिला, ये सब महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे। कुछ जगहों पर प्लान्ड बसावट के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी मौर्य अर्थव्यवस्था की कहानी। कृषि आधारित, राज्य नियंत्रित, विस्तृत टैक्स सिस्टम, पंचमार्क सिक्के और उभरते शहरी केंद्र। हाँ, अब हम मौर्यों के बाद के दौर में चलते हैं और बात करते हैं कुषाण साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की। ये है सेक्शन 6.3। कुषाण ये मौर्यों और गुप्तों के बीच के समय में आते हैं, लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। हाँ, और ये भारत के नहीं थे मूल रूप से। नहीं, ये मध्य एशिया से आई हुई यूची जनजाति की एक शाखा थे। इन्होंने बैक्ट्रिया यानी उत्तरी अफगानिस्तान में बल्ख को अपना मुख्य केंद्र बनाया। और इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला? कनिष्क प्रथम के समय में इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। पूर्व में शायद चंपा, भागलपुर तक, पश्चिम में सिंधु के निचले हिस्से और गुजरात तक, उत्तर में चीनी, तुर्किस्तान और ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था। इन्होंने शकों और पार्थियोनों को भी कंट्रोल किया। कनिष्क का नाम तो बहुत मशहूर है, लेकिन बाद में इनका पतन कैसे हुआ? कनिष्क के उत्तराधिकारी कमजोर हुए और ईरान के ससानियों ने इन्हें हरा दिया। लगभग 262 ईस्वी तक इनका काफी इलाका हाथ से निकल गया। बाद में पेशावर और मथुरा रीजनल पावर सेंटर के रूप में बने रहे। तो कुषाण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हैं मौर्यों से अलग? हाँ, यहाँ सोर्सेस थोड़े अलग हैं। पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल और मुद्राशास्त्रीय यानी सिक्कों के सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख भी हैं। विदेशी स्रोतों का भी जिक्र आता है शायद। देखो, खासकर पहली शताब्दी सीई का पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी द एल्डर का नेचुरलिस हिस्टोरिया लगभग 79 सीई, स्ट्रैबो का ज्योग्राफिका, टॉलेमी की ज्योग्राफी लगभग 150 सीई और चीनी ऐतिहासिक वृत्तांत जैसे होउ हानशु। भारतीय स्रोतों में जातक कथाएं, ललित विस्तार जैसे बौद्ध ग्रंथ भी कुछ जानकारी देते हैं। सोर्सेस की काफी वैरायटी है यहाँ। मैप 2 में कुषाण साम्राज्य का विस्तार देखा जा सकता है। हाँ, अब देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को। सेक्शन 6.3.1 कृषि अर्थव्यवस्था। मौर्यों की तरह क्या कुषाणों के लिए भी कृषि मुख्य आधार थी?
इस बारे में जानकारी थोड़ी सीमित है। लैंड टेन्योर सिस्टम कैसा था ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन कृषि तो महत्वपूर्ण रही ही होगी। सिंचाई का क्या? उत्तर पश्चिम का इलाका तो कम बारिश वाला है। हाँ, इसलिए सिंचाई जरूरी थी। नहरों, जलाशयों और कुओं के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। जैसे दरगाई में एक कुआं मिला है, तक्षशिला के पास जंडियाल में भी। इन्हें उपान कहते थे शायद। पूर्वी गंगा घाटी में धान की खेती होती थी। खेती के तकनीक में कोई खास बात? शायद दोनों नाम के हल का इस्तेमाल होता था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। पर कृषि पर जानकारी मौर्यों जितनी विस्तृत नहीं है। तो फिर कुषाण अर्थव्यवस्था की सबसे खास बात क्या थी? वो था व्यापार। सेक्शन 6.3.2 व्यापार, व्यापारी और मौद्रीकरण, ट्रेड, मर्चेंट्स एंड मोनेटाइजेशन। इस दौर में ट्रेड नेटवर्क्स का अभूतपूर्व विकास हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का ट्रेड। और इस ट्रेड को करने वाले लोग व्यापारी वर्ग? हाँ, कई तरह के व्यापारियों का उदय हुआ। वर्णिक यानी सामान्य व्यापारी, सार्थवाह यानी कारवां लीडर जो लंबी दूरी का व्यापार करते थे, श्रेष्ठी यानी अमीर व्यापारी और गिल्ड का नेता, और व्यवहारी यानी सामान्य ट्रेडर या बिजनेसमैन। श्रेष्ठी का जिक्र तो बौद्ध ग्रंथों और जातक कथाओं में भी आता है। हाँ बिल्कुल, पाली ग्रंथों में इनका जिक्र है। कभी कभी राजा श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है, जो शायद राजा का शाही बैंकर जैसा रहा हो। दान वाले अभिलेखों में भी व्यापारियों और यात्रियों द्वारा बौद्ध मठों को दिए गए दान का खूब जिक्र है। व्यापार इतना बढ़ा तो इसके पुरातात्विक सबूत भी मिलते होंगे? हाँ, बहुत मिलते हैं। जैसे अफगानिस्तान में बेग्राम की खुदाई में एक जगह मिली है जहाँ अलग अलग देशों की वस्तुएं जमा थीं। रोमन कांच के बर्तन, भारतीय हाथी दांत की नक्काशी, चीनी लाख की चीजें। ये शायद एक स्टोर हाउस था। अच्छा, ये तो कमाल है। और भारत में? मथुरा कला शैली की मूर्तियों में भी व्यापार और शहरी जीवन की झलक मिलती है। अहिच्छत्र जैसे शहरों में खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो सिरकाप, तक्षशिला स्टाइल के हैं। कौशाम्बी में भी नए डिजाइन के बर्तन मिले हैं, जिन पर मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियों का असर दिखता है। तक्षशिला से हाथी दांत पर नक्काशी मिली है। ये सब आर्ट और ट्रेड के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। और व्यापार मार्ग सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे? सिल्क रूट का क्या रोल था? सिल्क रूट तो सबसे महत्वपूर्ण था। कुषाणों का साम्राज्य इस रूट के एक बहुत स्ट्रेटेजिक हिस्से पर स्थित था। ये रूट चीन के लोयांग से शुरू होकर मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया से गुजरता हुआ सीरिया में एंटियोक और मिस्र में अलेक्जेंड्रिया तक जाता था। तो कुषाण इस रूट पर एक तरह के बिचौलिए या कंट्रोलर बन गए? बिल्कुल, वे चीन से आने वाले रेशम और दूसरे सामानों के व्यापार को कंट्रोल करते थे और इससे उन्हें काफी फायदा होता था। रोमन साम्राज्य के साथ उनका बहुत गहरा व्यापारिक संबंध था। चीनी वृत्तांत हानशू में भी कुषाणों, जिन्हें वो यूची कहते हैं, के साथ रोमन संपर्क का उल्लेख है। ये तो जमीनी रास्ता हुआ। समुद्री रास्ते का क्या? समुद्री रास्ता भी बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए। पेरिपेलस ऑफ द एरिथ्रियन सी और स्ट्रैबो जैसे लेखक बताते हैं कि कैसे हिप्पालस नाम के नाविक ने मानसून हवाओं की खोज की या शायद उसके ज्ञान को फैलाया। हाँ, सुना है इसके बारे में। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो गया था। हाँ, लाल सागर के बंदरगाहों जैसे बेरनेस या मायोस होर्मुज से भारत तक 40 दिन से भी कम समय में पहुंचा जा सकता था। इससे समुद्री व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। भारत में कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण थे इस ट्रेड के लिए? पेरिप्लस के अनुसार उत्तर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित बरूगजा, यानी भृगुकच्छ या आधुनिक भरूच। पेरिप्लस में इसका काफी डिटेल्ड वर्णन है। प्लिनी भी मालाबार तट के बजाय बरूगजा पर ज्यादा ध्यान देता है। और दक्षिण में? दक्षिण में मुजीरिस, केरला में कोडुंगलूर के पास, और नेलकिंडा, नलसिंडा महत्वपूर्ण थे। उधर सिंधु डेल्टा में बारबेरिकॉन नाम का बंदरगाह था। हानशू में भी लिखा है कि कुषाणों की शक्ति सिंधु के निचले इलाकों तक थी, तो शायद बारबेरिकॉन भी उनके प्रभाव में रहा हो। तो ये रोमन साम्राज्य के साथ इतना गहरा ट्रेड था। क्या भारत के पक्ष में था ये ट्रेड? मतलब भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता था और इंपोर्ट कम। पेरिप्लस बताता है कि बारबेरिकॉन और बरूगजा से कई चीजें रोम भेजी जाती थीं, जैसे मसाले, कीमती पत्थर, मोती, रेशम, शायद चीन से आया हुआ, इंडिगो, लकड़ियां वगैरह। और बदले में रोम से क्या आता था? शराब, खजूर, कांच, टिन,
सीसा, मूंगा, कोरल, पतले कपड़े और दासियां, स्लेव गर्ल्स भी इंपोर्ट की जाती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोम से आता था वो था सोना और चांदी के सिक्के। अच्छा, रोमन सिक्के। प्लिनी ने इस पर अफसोस भी जताया शायद। हाँ, प्लिनी दी एल्डर अपने नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया में शिकायत करता है कि भारत के साथ व्यापार में रोम का बहुत सारा सोना बहकर चला जाता है, खासकर विलासिता की वस्तुओं, लग्जरी गुड्स के बदले में। तो भारत क्या एक्सपोर्ट करता था जो रोमनों को इतना पसंद था? सबसे महत्वपूर्ण थी काली मिर्च, पेपर। इसे तो यवन प्रिय यानी यूनानियों रोमनों को प्रिय कहा गया है। इसे काला सोना भी कहते थे। इसके अलावा कीमती पत्थर, नाड़, स्पाइक नाड़ एक सुगंधित जड़, आबनूस की लकड़ी, मोती, ये सब प्रमुख एक्सपोर्ट थे। रोमन लेखक कर्टियस रूफस भी भारतीय विलासिता की चीजों का जिक्र करता है। कमाल है, काली मिर्च, काला सोना। हाँ, अच्छा, ये तो समुद्री रास्ते की बात हुई। जमीनी रास्ते भी तो थे। बिल्कुल, एक तो सिल्क रूट वाला मेन रास्ता था ही। इसके अलावा उत्तर पश्चिम को सिंधु डेल्टा से जोड़ने वाला जमीनी रास्ता था। पंजाब से मथुरा होते हुए बरुगजा तक का रास्ता था। गंगा यमुना दोआब से उज्जैनी होते हुए भी बरुगजा तक जाया जा सकता था। कराकोरम हाईवे के इलाके में मिले पेट्रोग्लिफ्स, चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां भी शायद इसी दौर के ट्रेड रूट्स का सबूत देते हैं जो मध्य एशिया तक पहुंच बनाते थे। और इस नेटवर्क में कौन से शहर महत्वपूर्ण थे? बड़े अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरा। ये कई व्यापार मार्गों का जंक्शन पॉइंट बन गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, सिक्कों की। आपने कहा कि रोमन सिक्के आते थे, क्या कुषाणों ने अपने सिक्के भी जारी किए? हाँ, और ये कुषाण अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी खासियत है, व्यापक मौद्रीकरण, एक्सटेंसिव मोनेटाइजेशन। मौर्यों के पंचमार्क सिक्कों की तुलना में कुषाणों ने बहुत बड़े पैमाने पर और ज्यादा नियमित रूप से सिक्के जारी किए। किस धातु के सिक्के थे? सोने और तांबे के। सोने के सिक्के जारी करना कुषाणों की एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे पहले भारत में इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के नहीं चलते थे। ये सोना आता कहाँ से था? क्या भारत में सोने की खानें थी या ये रोमन सोना था? दोनों बातें हो सकती हैं। कुछ सोना शायद मध्य एशिया के बैक्ट्रिया या अल्ताई पहाड़ों से आता हो। भारत में भी कर्नाटक वगैरह में सोने की खदानें थीं। लेकिन एक बड़ा सोर्स रोमन सोने के सिक्के थे जो ट्रेड के जरिए भारत आते थे। प्लिनी इसी पर अफसोस कर रहा था। ऐसा लगता है कि कुषाण इन रोमन सोने के सिक्कों को पिघलाकर अपने डिजाइन और अपने राजाओं के नाम वाले सोने के सिक्के बनाते थे। पेरीप्लस में भी लिखा है कि बरुगजा में रोमन सोने और चांदी के सिक्के मुनाफे पर बदले जा सकते थे। तो सोने के सिक्के शायद बड़े लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए थे। आम लोगों के लिए क्या था? आम लोगों के लिए और रोजमर्रा के लेन देन के लिए कुषाणों ने बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। इन तांबे के सिक्कों का मिलना दिखाता है कि मौद्रीकरण समाज के निचले स्तर तक पहुंच गया था। ये सिक्के ज्यादातर स्थानीय चरित्र के थे, मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के मिल सकते हैं। प्लिनी ने कहीं सेरेस, शायद मध्य एशिया या चीन से भी सोना आने का जिक्र किया है। हाँ, उसका भी उल्लेख है। तो कुल मिलाकर कुषाण काल में सिक्कों का चलन बहुत बढ़ गया। खासकर सोने के सिक्कों का आना एक बड़ा बदलाव था। व्यापार और मौद्रीकरण के बाद अब आते हैं सेक्शन 6.3.3 शिल्प उत्पादन, गिल्ड और शहरीकरण पे। हाँ, अर्थव्यवस्था की एक और खासियत थी विविध शिल्पों का विकास। इसके क्या प्रमाण हैं? मथुरा से मिले अभिलेखों में कई तरह के व्यवसायों और शिल्पों का जिक्र है, जैसे निर्माणकर्ता नवकर्मिक, अभिनेता शल्लक, बढ़ई वद्धकी, इत्र बनाने या बेचने वाला गांधिक, लोहार लोहकारक, जौहरी मणिकारक वगैरह। गांधिक तो शायद परफ्यूमर ड्रगिस्ट होता था। हाँ, इत्र या औषधियों का काम करने वाला। तो ये लिस्ट दिखाती है कि कितने स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स डेवलप हो चुके थे। और क्या क्या चीजें बनती थी? कपड़ा उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था। धातु की वस्तुएं, पत्थर का काम, हड्डी और हाथी दांत की नक्काशी, मूर्तियां, खासकर मथुरा और गांधार शैली की, मोती और कांच के बर्तन। कांच का काम खासकर पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में काफी बढ़ा। कांच के कारखाने भी थे। हाँ, तक्षशिला में कांच की अंगूठियां और मोतियों के कारखाने होने के प्रमाण मिले हैं। रैबतक, वैशाली, चिरांद जैसी जगहों पर हड्डी और हाथी दांत का काम होता था। बेग्राम और तक्षशिला से मिली विलासता की वस्तुएं भी बेहतरीन शिल्प का नमूना है। जातक कथाओं में वाराणसी और मथुरा का कपड़ा केंद्रों के रूप में उल्लेख है। और माइनिंग वगैरह, क्या मौर्यों की तरह कुषाणों का भी इस पर नियंत्रण था? हाँ, माइनिंग और मेटलर्जी पर शायद राज्य का नियंत्रण बना रहा। प्लिनी की ज्योग्राफी में इसका जिक्र है।
ऐसा लगता है कि कुषाणों ने मालवा, खासकर अकारा, पूर्वी मालवा में हीरे की खदानों पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। अकीक, अगैट, पत्थर के स्रोतों पर भी उनका नियंत्रण था। प्लिनी अपने नेचुरलिस हिस्टोरिया में क्रिस्टल एस्टेरियन का उल्लेख करता है, जो शायद सिंधु डेल्टा के पास पताले में मिलता था। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, इन सब का या तो उत्पादन होता था या इन्हें हासिल किया जाता था। नमक बनाने से भी रेवेन्यू आता था, खासकर पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज वाले इलाके से। अब बात करते हैं गिल्ड्स की, यानी श्रेणियों की। मौर्य काल में भी इनका जिक्र था। कुषाण काल में इनकी क्या स्थिति थी? कुषाण काल में गिल्ड या श्रेणियों का महत्व और बढ़ गया। ये बहुत सक्रिय और विविध थे। मथुरा से कनिष्क के शासनकाल के 28वें वर्ष का एक शिलालेख मिला है, जिसमें आटा बनाने वालों समित करके गिल्ड का उल्लेख है। और ये गिल्ड सिर्फ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा ही करते थे या कुछ और भी? ये उससे कहीं ज्यादा करते थे। ये एक तरह से बैंक का काम भी करते थे। वे स्थायी जमा, परपेचुअल एंडाउमेंट्स स्वीकार करते थे, जिसे अक्षय नीवी कहा जाता था। अक्षय नीवी, इसका क्या मतलब है? अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, और निवि मतलब पूंजी या निधि। तो अक्षय निवि एक ऐसी जमा राशि होती थी जिसकी मूल पूंजी को खर्च नहीं किया जा सकता था, सिर्फ उसके ब्याज इंटरेस्ट का इस्तेमाल किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे किसी मंदिर में दीपक जलाना या भिक्षुओं को भोजन कराना। अच्छा, मतलब ये तो एक तरह का ट्रस्ट फंड जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि गिल्ड्स कितने संगठित और आर्थिक रूप से सक्षम थे। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि कुषाणों ने मौर्यों की तरह वजन या माप का कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम लागू किया हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, अब आते हैं शहरीकरण पर। इतनी आर्थिक समृद्धि थी तो शहर तो बड़े ही होंगे। हाँ, कुषाण काल में शहरी विकास को बहुत बढ़ावा मिला। मध्य एशिया में बैक्ट्रा, भारत में पुष्कलावती, तक्षशिला, मथुरा, ये सब महत्वपूर्ण शहर थे। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नाम का शहर भी बसाया था। तक्षशिला का एक हिस्सा सिरकाप, क्या वो प्लांट सिटी था? हाँ, सिरकाप में एक ग्रीक शैली का प्लान्ड लेआउट देखने को मिलता है, जिसमें सीधी सड़कें और ग्रिड पैटर्न है। अहिज्त्रत में किलेबंदी मिली है। मथुरा तो एक प्रमुख शहरी केंद्र बन ही गया था, जैसा हमने पहले भी कहा। शक पार्थियन काल से ही उसका विकास शुरू हो गया था और कुषाण काल में वो अपने चरम पर पहुंचा। मथुरा में खुदाई में कितनी परतें मिली हैं? सोख नाम की जगह पर मथुरा के पास खुदाई में लगभग 16 कल्चरल लेयर्स मिली हैं, जो उसकी लंबी बसावट दिखाती हैं। मथुरा में विशाल किलेबंदी के भी प्रमाण हैं। ऐसा लगता है कि कुषाण काल में मथुरा की समृद्धि मध्य गंगा घाटी के पुराने शहरों जैसे श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, पाटलिपुत्र से भी ज्यादा हो गई थी। और बिग्राम का जो जिक्र आपने किया था, वो स्टोर हाउस था या ट्रेड सेंटर? ये बहस का विषय है। वो एक स्टोर हाउस हो सकता है जहां अलग अलग जगहों से व्यापारी अपना माल लाकर रखते हों, या वो भंडारण और पुनर्वितरण, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का केंद्र हो सकता है, या फिर एक एक्टिव ट्रेडिंग पोस्ट। जो भी हो, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जाहिर है इन सब गतिविधियों से राज्य को काफी टैक्स रेवेन्यू भी मिलता होगा। हाँ, तैयार माल, कृषि उत्पादों और अन्य संसाधनों पर भारी टैक्स लगाया गया होगा। व्यापार को अमीर और बड़े पैमाने के उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स द्वारा फाइनेंस किया जाता था। तो कुल मिलाकर एक बहुत समृद्ध अर्थव्यवस्था की तस्वीर उभरती है। हाँ, क्लासिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी और सिक्के सब इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन ये समृद्धि शायद समाज के कुछ छोटे वर्गों जैसे शाही परिवार, अधिकारी, अमीर व्यापारी, इन्हीं के हाथों में केंद्रित थे। इसका कोई उदाहरण? बारदेसानीज नाम के एक लेखक ने अपनी किताब बुक ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्रीज में लिखा है कि भारतीय लोग अपने घोड़ों को सोने और कीमती पत्थरों से सजाते थे। ये धन के असाधारण प्रदर्शन को दिखाता है। लेकिन क्या इस समृद्धि के साथ समाज में असमानता और दास्ता भी थी? हाँ बिल्कुल, धन के इस प्रदर्शन के साथ साथ दास्ता का अस्तित्व भी था। एक बौद्ध ग्रंथ अश्वलायन सूत्र में जिक्र आता है कि यौन, यूनानी, कंबोज और गांधार जैसे सीमावर्ती इलाकों में सिर्फ 2 ही वर्ग होते थे, स्वामी अय्य और दास दास, और स्वामी दास बन सकता था, दास स्वामी। ये शायद कुषाण समाज की स्थिति को भी दर्शाता हो। दास आते कहाँ से थे? युद्धबंदी एक बड़ा स्रोत हो सकते थे। दासों का इस्तेमाल घरेलू कामों और शायद कुछ कमर्शियल कामों में भी होता होगा। क्या बेगार या फोर्स लेबर का भी चलन था? हाँ, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख लगभग 149-50 सीई में विष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है,
जिसका मतलब बेगार या बिना मजदूरी के जबरन काम करवाना होता है। हालांकि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत बिना विष्ठि के करवाई थी, लेकिन इसका उल्लेख होना दिखाता है कि ये प्रथा समाज में मौजूद थी। तो मतलब समृद्धि के साथ साथ शोषण और असमानता भी थी। हाँ, ये अक्सर साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमने मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं को काफी विस्तार से देखा। अब आते हैं सेक्शन 6.4 सारांश समरी पर। इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे? देखिए, दोनों ही बड़े साम्राज्य थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। मौर्य अर्थव्यवस्था ज्यादा केंद्रीकृत थी। राज्य का नियंत्रण बहुत मजबूत था, खासकर कृषि और संसाधन जुटाने पर। टैक्सेशन सिस्टम बहुत विस्तृत था। मुद्रा के रूप में मुख्य रूप से पंचमार्क सिक्के चलते थे। और कुषाण? कुषाण अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण तो था, लेकिन शायद उतना कठोर या सर्वव्यापी नहीं था जितना मौर्यों का। यहाँ निजी उद्यम, प्राइवेट एंटरप्राइज और खासकर व्यापार की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड, सिल्क रूट, ये सब इकोनॉमी के इंजन बन गए। और मौद्रीकरण? हाँ, ये एक बड़ा अंतर है। कुषाणों ने बड़े पैमाने पर सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, जो मौर्य काल की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक मौद्रीकरण को दिखाता है। सोने के सिक्के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े थे। शहरी केंद्रों का विकास भी कुषाण काल में शायद ज्यादा तेजी से हुआ। और संसाधन कौन जमा कर रहा था? मौर्य काल में मुख्य रूप से राज्य ही संसाधन जुटा रहा था। कुषाण काल में राज्य के अलावा अमीर व्यापारी, गिल्ड और बौद्ध मठ भी धन और संसाधनों के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। दान की परंपरा बहुत बढ़ गई थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि मौर्यों से कुषाणों तक आते आते अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आए? निरंतरता की थी और परिवर्तन भी? बिल्कुल। कृषि का महत्व बना रहा, राज्य का रोल बना रहा, गिल्ड बने रहे, ये निरंतरता थी। लेकिन व्यापार का बढ़ता महत्व, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, सोने के सिक्कों का आना, शहरी केंद्रों का ज्यादा विकास, निजी व्यापारियों और गिल्डों की बढ़ती भूमिका, ये सब महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। बहुत बढ़िया। तो अब इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य बिंदु, की टेकअवेज, अगर हम श्रोताओं के लिए संक्षेप में बताएं। जरूर। तो मुख्य बातें ये हैं। पहला, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, जिस पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था। सिंचाई और खानों जैसे संसाधनों के प्रबंधन पर राज्य का विशेष जोर था। दूसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के शिलालेख मौर्य आर्थिक नीतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, हालांकि उनकी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के, जिन्हें कारशापण कहते थे, मौर्य काल में मौद्रिक लेन देन का साधन थे और इन पर भी राज्य का नियंत्रण था। चौथा, कुषाण अर्थव्यवस्था व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर थी, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सिल्क रूट पर उनकी पकड़ ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। पांचवा, कुषाणों ने बड़े पैमाने पर सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, जो व्यापक मौद्रीकरण, एक्सटेंसिव मोनेटाइजेशन और अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बढ़ते चलन का संकेत देते हैं। सोने के सिक्के खास तौर पर महत्वपूर्ण थे। छठा, बेग्राम, मथुरा, तक्षशिला जैसे शहर कुषाण काल में महत्वपूर्ण शिल्प उत्पादन और व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभरे, जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को दर्शाते हैं। सातवां, दोनों साम्राज्यों में गिल्ड यानी श्रेणियां आर्थिक गतिविधियों, खासकर शिल्प उत्पादन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। कुषाण काल में इनका महत्व और बढ़ गया और ये बैंकिंग जैसे कार्य भी करने लगीं। अक्षय निवि। आठवां, दोनों कालों में धन का असमान वितरण था और समाज के ऊपरी वर्गों द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीने के साथ साथ दास्ता और बेगार, विष्टि जैसी प्रथाएं भी मौजूद थी। का कोई स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम लागू नहीं किया, जैसा मौर्यों ने शायद किया होगा। बहुत खूब। ये मुख्य बातें याद रखने में काफी मदद करेंगी। अब इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी आए हैं। शब्दावली, ग्लॉसरी, सेक्शन 6.5। क्या हम कुछ प्रमुख शब्दों को जल्दी से देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे सीताध्यक्ष, मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि, सीता भूमि का अधीक्षक। रूपादर्शका, मौर्य काल का अधिकारी जो सिक्कों की शुद्धता और प्रचलन की जांच करता था। भाग, मौर्य काल में कृषि उपज पर लगने वाला मुख्य कर, राजा का हिस्सा, सामान्यतः 16। बलि, मौर्य काल में एक प्रकार का कर, शायद भाग के अतिरिक्त। प्रणय,
मौर्य काल में लगाया जाने वाला आपातकालीन कर जो काफी भारी होता था। द इरिथ्रियन सी, पहली सदी ईस्वी का एक ग्रीको रोमन दस्तावेज जिसमें लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापार मार्गों, बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। कुषाण काल के व्यापार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कारशापण, मौर्य काल के पंचमार्क सिक्कों का मानक नाम और वजन इकाई। NBPW, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, मौर्य काल और उससे कुछ पहले के दौर की विशिष्ट पॉटरी जो शहरीकरण और लोहे के प्रयोग से जुड़ी है। अक्षय निधि, एक स्थायी निधि या जमा जिसका केवल ब्याज ही उपयोग किया जा सकता था, मूलधन नहीं। गिल्ड इसे स्वीकार करते थे। विष्टि, बेगार या बिना मजदूरी के जबरन लिया जाने वाला श्रम। जवनाप्रिय, काली मिर्च का संस्कृत नाम जिसका अर्थ है यूनानियों या रोमनों को प्रिय। रोमन व्यापार में इसके महत्व को दर्शाता है। बरूगाजा, गुजरात में नर्मदा के मुहाने पर स्थित प्राचीन बंदरगाह, आधुनिक भरूच, रोमन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र। स्वर्णगिरी, मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का मुख्यालय जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का पहाड़, शायद सोने के संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण था। बहुत अच्छे, ये शब्दावली रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। हाँ जी। तो दोस्तों, ये था मौर्य और कुषाण अर्थव्यवस्थाओं का एक विस्तृत विश्लेषण। IGNO की यूनिट 6 पर आधारित। विषय थोड़ा जटिल है, काफी सारे नाम, टैक्स, अधिकारी, जगह हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इस चर्चा को कम से कम एक बार और सुने। हाँ, खासकर टैक्स सिस्टम, अधिकारियों के नाम, व्यापार मार्ग, सिक्कों और स्रोतों से जुड़े हिस्सों को ध्यान से दोबारा सुने। नोट्स बनाना भी बहुत फायदेमंद रहेगा। प्राचीन भारत की इन आर्थिक संरचनाओं को समझना सिर्फ UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये आपको ये समझने में भी मदद करता है कि राज्य कैसे विकसित होते हैं, वे संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं और कैसे व्यापार दुनिया को जोड़ता है। बिल्कुल, ये इतिहास की समझ को गहरा करता है और वर्तमान आर्थिक प्रणालियों को देखने का एक पर्सपेक्टिव भी देता है। और सोचिए कैसे इन प्राचीन साम्राज्यों ने बिना आज के टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन और व्यापार का प्रबंधन किया। उनकी सफलताएं, उनकी चुनौतियां आज भी हमें गवर्नेंस और इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। हाँ, जैसे हमने रुद्रदामन का उदाहरण देखा। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी मंत्रियों के विरोध के बावजूद प्रजा के हित में खजाने से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाते? ये सवाल हमें शासक की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया सुनमो UPSC यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।